हवाई के एक अस्पताल की एक बड़ी ही अजीब कहानी है। वहाँ मानसिक रूप से बीमार अपराधियों का एक पूरा वार्ड था और हालात इतने खराब थे कि वहाँ के मनोवैज्ञानिक एक एक करके नौकरी छोड़ रहे थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। मरीज बहुत हिंसक थे, स्टाफ पर हमले भी होते थे। बिल्कुल, कोई वहाँ टिकता ही नहीं था। फिर एक नए मनोवैज्ञानिक आए, डॉक्टर इहालिया काला ह्यूलेन। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने कभी किसी मरीज से मिलकर थेरेपी नहीं की, एक भी बार नहीं। ये सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। हाँ, वो बस अपने ऑफिस में बैठते थे, मरीजों की फाइलें पढ़ते थे और अपने अंदर कुछ करते थे। कुछ ही महीनों में चमत्कार होने लगे। जिन मरीजों को जंजीरों से बांधना पड़ता था, वे शांत हो गए। दवाइयां कम होने लगी और कुछ सालों में वो पूरा वार्ड खाली हो गया। सारे मरीज ठीक होकर घर जा चुके थे। तो सवाल ये है कि डॉक्टर ह्यूलेन ने ऐसा क्या किया? उन्होंने सिर्फ फाइलें पढ़कर अपने अंदर कुछ साफ किया। आज हम इसी रहस्यमयी हवाईयन तकनीक की गहराई में उतरने वाले हैं। इसका नाम है हो'ओपोनोपोनो। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो इसकी प्राचीन जड़ों से लेकर इसके पीछे जो विज्ञान है उस तक जाते हैं, जिसमें न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स भी शामिल है। और हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई काम करता है। हाँ। और अगर हाँ तो कैसे। बिल्कुल। हमारा मकसद यही समझना है कि सिर्फ 4 सरल शब्द आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये हमारे दिमाग, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे आसपास की दुनिया पर इतना गहरा असर कैसे डाल सकते हैं। तो ये सिर्फ कोई मंत्र नहीं है। नहीं, ये सिर्फ दोहराने की तकनीक नहीं है। ये अपने जीवन में होने वाली हर एक चीज की 100% जिम्मेदारी लेने का एक दर्शन है। ये कहता है कि अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत आपको अपने अंदर से करनी होगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये शब्द हो'ओपोनोपोनो, इसका मतलब क्या है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका मतलब बहुत सरल और सुंदर है। चीजों को सही करना या गलती को सुधारना। ये हवाई की एक बहुत पुरानी परंपरागत प्रथा है। अच्छा। पहले इसे एक तरह के पारिवारिक अनुष्ठान की तरह किया जाता था। अगर परिवार में कोई झगड़ा या मनमुटाव हो गया तो सब साथ बैठते थे? हाँ, पूरा परिवार साथ बैठता था और एक बुजुर्ग की निगरानी में हर कोई अपनी गलतियां मानता था, अपनी भावनाएं बताता था और एक दूसरे को माफ करके रिश्ते को फिर से ठीक करता था। तो ये एक सामूहिक हीलिंग प्रक्रिया थी। तो फिर ये एक व्यक्तिगत अभ्यास कैसे बन गए जिसे कोई भी अकेले कर सकता है? इसका श्रेय जाता है एक हवाईयन मरहम लगाने वाली मोर्ना सिमियोना को। उन्हें इस तकनीक का आधुनिक रूप बनाने वाला माना जाता है। उन्होंने इस सामूहिक अनुष्ठान को एक निजी विधि में बदला ताकि कोई भी खुद को ठीक कर सके। बिल्कुल। उनका सिद्धांत उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी था। उनका मानना था कि हमारी बाहरी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, रिश्ते, पैसा, सेहत, कुछ भी, हाँ कुछ भी, वो असल में हमारे अवचेतन मन में जमा हुई यादों या जिसे वो डेटा कहती थी, उससे पैदा होती हैं। डेटा, ये तो बड़ा टेक्निकल शब्द लगता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये डेटा सिर्फ हमारी अपनी यादें नहीं है। ये हमारे पूर्वजों के अनुभव, हमारे समाज की प्रोग्रामिंग, बचपन से हमारे दिमाग में डाली गई बातें। सही, वो सब कुछ है जो हमारे अंदर बिना हमारी जानकारी के एक सॉफ्टवेयर की तरह चल रहा है और हमारी हकीकत बना रहा है। मुराना का कहना था कि हम इन पुरानी प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं और हो'ओपोनोपोनो इस डेटा को साफ करने या डिलीट करने का एक तरीका है। और यहीं से डॉक्टर ह्यूलेन की वो अस्पताल वाली कहानी जुड़ती है। हाँ, मतलब वो उन अपराधियों के अंदर के डेटा को नहीं, बल्कि अपने अंदर उस डेटा को साफ कर रहे थे जो उन अपराधियों के रूप में उनकी दुनिया में दिख रहा था। ये सोचना भी कितना अजीब है। बिल्कुल। और यही इस तकनीक का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सिद्धांत है, 100% जिम्मेदारी। 100%। इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो कुछ भी है, जो कोई भी है और जो कुछ भी हो रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। 1 मिनट, यहाँ मैं थोड़ी उलझ गई हूँ। हाँ। ये 100% जिम्मेदारी वाली बात सुनने में बहुत बहुत बड़ी लगती है। अगर कोई मेरे साथ धोखा करता है या दुनिया में कोई बड़ी त्रासदी होती है, तो क्या स्रोत ये कहते हैं कि वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है? ये तो पीड़ित को दोष देने जैसा नहीं हो गया? नहीं, देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है और ज्यादातर लोग यहीं आके अटक जाते हैं। स्रोतों के अनुसार जिम्मेदारी का मतलब दोष नहीं है। अच्छा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ गलत किया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज आपकी जागरूकता में आ रही है,
आपकी दुनिया में आ रही है, तो आपके अंदर कोई डेटा या प्रोग्रामिंग है जो उस अनुभव से मेल खाती है। और क्योंकि वो मेरे अंदर है तो मेरे पास उसे ठीक करने की शक्ति भी है। बिल्कुल, आप दूसरे को नहीं बदल सकते, आप बाहरी दुनिया को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने अंदर की उस ऊर्जा को साफ कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो बाहरी दुनिया भी बदल जाती है। यही डॉक्टर ह्यू लेन ने किया। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी असल में शक्ति है, और इस शक्ति को इस्तेमाल करने का टूल है वो 4 वाक्य। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वाक्य आप किसी दूसरे इंसान से या भगवान से नहीं कह रहे हैं। तो फिर किससे? आप ये अपने अंदर की उस ऊर्जा, उस डेटा, उस याद से कह रहे हैं जो समस्या पैदा कर रही है। आप अपने भीतर के उस हिस्से को संबोधित कर रहे हैं जिसे उपचार की जरूरत है। वाह! तो ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं बदल रहा, ये सचमुच दिमाग की वायरिंग को बदल रहा है। हाँ, ये तो कमाल की बात है। मुझे लगता था ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विश्वास होगा, लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि विज्ञान भी अब इसे समझने लगा है। हाँ, और यहीं पर ये और भी दिलचस्प हो जाता है। अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो ये 4 वाक्यों का सिस्टम दिमाग को शांत करने और उसे फिर से प्रोग्राम करने के लिए एकदम सही है। अच्छा, चलिए एक एक करके देखते हैं। जरूर। पहला वाक्य है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी या मुझे खेद है कहने का मतलब है कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि कोई समस्या है। आप अपने अंदर उस अनजाने डेटा या प्रोग्राम की मौजूदगी को मान रहे हैं। एक तरह से आप उसे देख रहे हैं। हाँ, जैसे ही आप ये करते हैं, आप दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करते हैं जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये दिमाग का सीईओ है, जो हमें जागरूक बनाता है। सही, जो आत्म जागरूकता और सचेत निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा करते ही आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया से एक कदम पीछे हट जाते हैं। आप समस्या में डूबने के बजाय उसके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन दूसरा वाक्य है प्लीज फॉरगिव मी। मैं किससे माफी मांग रही हूं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आप अपने आप से माफी मांग रहे हैं, उस ऊर्जा या याद से जुड़ी भावना को जाने देने का अनुरोध कर रहे हैं। आप एक तरह से कह रहे हैं मुझे माफ कर दो कि मैंने अनजाने में इस नकारात्मक डेटा को अपने अंदर पाले रखा और इसे अपनी हकीकत बनाने दिया। अच्छा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए शोध से पता चलता है कि माफी सचमुच दिमाग की केमिस्ट्री बदल देती है। यह तनाव पैदा करने वाले हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को कम करती है और हमारे दिमाग के अलार्म सिस्टम, जिसे अमिगडाला कहते हैं, उसे शांत करती है। ये लड़ो या भागो वाली स्थिति को बंद कर देता है। माफी मांगने तक तो ठीक है, लेकिन अगला वाक्य है थैंक यू। ये थोड़ा अजीब लगता है। मैं किसी समस्या के लिए धन्यवाद क्यों कहूं, खासकर अगर वो मुझे तकलीफ दे रही है? ये एक शानदार सवाल है। आप समस्या के लिए धन्यवाद नहीं कह रहे हैं। तो फिर? आप उस समस्या के जरिए सामने आए डेटा को साफ करने के अवसर के लिए धन्यवाद कह रहे हैं। अवसर के लिए? हाँ, कृतज्ञता एक तरह का दिमागी रीसेट बटन है। कैलिफोर्निया में हुए एक शोध में पाया गया कि सिर्फ शुक्रगुजार होने का अभ्यास करने से शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन 23% तक कम हो सकते हैं। 23%? हाँ, ये दिमाग के डोपामाइन रिवॉर्ड सर्किट को चालू कर देता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि हर समस्या अपने साथ उपचार का एक अवसर लेकर आती है। और फिर आता है आखिरी और सबसे शक्तिशाली वाक्य, आई लव यू। हाँ, ये उस अटकी हुई नकारात्मक ऊर्जा को सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से बदल देता है, प्रेम। शोध से पता चलता है कि जब हम प्रेम और करुणा जैसी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा? ये हमारी वेगस नर्व को भी सक्रिय करती है, जो हमारे दिल और दिमाग के कनेक्शन को नियंत्रित करती है और शरीर को आराम और उपचार की स्थिति में लाती है। आप उस डेटा को नफरत या डर से नहीं बल्कि प्यार से मिटा रहे हैं। दिमाग पर असर तो समझ आता है, लेकिन स्रोतों में एक और चौंकाने वाली बात है। वे कहते हैं कि ये सिर्फ हमारे दिमाग को नहीं बल्कि असल में हमारे आसपास की दुनिया को बदल सकता है, जैसा डॉक्टर ह्यू लेन के केस में हुआ। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक विश्वास है? यहीं पर क्वांटम फिजिक्स का नजरिया आता है। अच्छा। ये कहता है कि हमारी चेतना सिर्फ एक दर्शक नहीं है, ये असल में हकीकत को आकार देती है। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। मतलब जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वो बदल जाती है? बिल्कुल। जब आप होपोनोपोनो के जरिए 100% जिम्मेदारी लेते हैं तो आप ये मान रहे हैं कि आपकी आंतरिक ऊर्जा बाहरी दुनिया से जुड़ी है। होपोनोपोनो उसी ऊर्जा को बदलने का एक टूल है। तो आप सिर्फ बेहतर महसूस नहीं कर रहे, आप एक बेहतर हकीकत बना रहे हैं। एक बेहतर हकीकत। स्रोत इसे शून्य अवस्था या जीरो स्टेट में आना कहते हैं। मतलब
शुद्ध चेतना की स्थिति जहां कोई पुराना डेटा या प्रोग्रामिंग नहीं होती और इसी शून्य अवस्था से नई संभावनाएं पैदा होती हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पे आते हैं, इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? मान लीजिए कोई सुन रहा है और उसे तनाव है या किसी रिश्ते में दिक्कत है या सेहत की कोई समस्या है, वो क्या करे? स्रोत दो मुख्य तरीके बताते हैं। पहला बहुत ही सरल बेसिक तरीका है। ठीक है। आप बस उस परेशान करने वाली भावना या स्थिति पर अपना ध्यान लाएं। जैसे मान लीजिए आपको किसी बात की चिंता हो रही है, आप उस चिंता की भावना को अपने शरीर में महसूस करें और फिर मन ही मन या धीरे धीरे इन 4 वाक्यों को दोहराना शुरू करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस आपको इसके मतलब के बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं है, बस इसे दोहराते रहना है जैसे आप कोई मंत्र जप रहे हो। कितनी देर तक? जब तक आपको शांति महसूस ना हो। एक स्रोत में यह सुझाव दिया गया है कि इसे दिन में 2 बार 108 बार दोहराया जाए। अच्छा, 108 बार? हाँ, क्योंकि यह संख्या कई आध्यात्मिक परंपराओं में शरीर की ऊर्जा पर गहरा असर डालने वाली मानी जाती है, लेकिन आप इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ट्रैफिक में फंसे हुए, किसी मीटिंग से पहले, या रात को सोने से पहले। बिल्कुल। और दूसरा तरीका जो आपने बताया था, संवादात्मक होपोनोपोनो, वो क्या है? वो थोड़ा गहरा और उन्नत तरीका है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें आप उस समस्या से या शरीर के उस हिस्से से सीधे बात करते हैं जहां तकलीफ है। शरीर के किसी अंग से बात करना, ये कैसे होता है? क्या ये अजीब नहीं लगेगा? शुरू में लग सकता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। चलिए कंधे के दर्द का ही उदाहरण लेते हैं। ठीक है। पहला कदम वही है, 100% जिम्मेदारी। आप कहते हैं, मैं अपने कंधे के दर्द की 100% जिम्मेदारी लेता हूं। फिर आप सीधे अपने कंधे से बात करना शुरू करते हैं और इसमें हर वाक्य के लिए कम से कम 3 अलग-अलग दिल से निकले कारण बताने होते हैं। ये रटना नहीं है, ये एक सच्ची बातचीत है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। आप अपनी आंखें बंद करके कह सकते हैं, प्रिय कंधे, मुझे खेद है कि मैंने उन सारी भावनाओं का बोझ तुम पर डाल दिया जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर पाया। वाह! मुझे खेद है कि जब तुम मुझे संकेत दे रहे थे तो मैंने तुम्हारी नहीं सुनी, या मुझे खेद है कि मैंने तुमसे जरूरत से ज्यादा काम लिया। और फिर माफी मांगते हैं। हाँ, कृपया मुझे माफ कर दो कि जब तुम्हें दर्द हो रहा था तो मैं तुमसे गुस्सा था और नफरत कर रहा था। कृपया मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी देखभाल करने के बजाय तुम्हें और तनाव दिया। इसी तरह थैंक यू के लिए 3 कारण, जैसे इतने सालों तक मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, और आई लव यू के लिए 3 कारण, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मेरे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और अब तुम ठीक हो रहे हो। ये तो उस अंग के साथ एक गहरा संबंध बनाने जैसा है। बिल्कुल। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि डॉक्टर ह्यू लेन भी इसी तरह उन मरीजों की फाइलें पढ़ते हुए मन ही मन यही दोहरा रहे थे, मुझे खेद है कि मेरे अंदर की कोई चीज इस व्यक्ति में इस तरह की पीड़ा पैदा कर रही है, कृपया मुझे क्षमा करें। हाँ, ये सोचना ही कितना शक्तिशाली और विनम्र करने वाला है। बिल्कुल, यही इस अभ्यास का सार है, और ये सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं के लिए नहीं है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इसका उपयोग रिश्तों को ठीक करने, पैसे को लेकर अपनी गलत धारणाओं को साफ करने और यहाँ तक कि पुराने कर्मों को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है। सिद्धांत वही रहता है। हाँ, सिद्धांत वही रहता है। बाहरी समस्या को देखो और अपने अंदर उससे जुड़ी ऊर्जा को इन 4 वाक्यों से साफ करो। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली और प्रभावी लगता है, लेकिन चलिए एक यथार्थवादी नजरिया भी रखते हैं। क्या इसकी कोई सीमाएं हैं? क्या ये हर चीज का इलाज है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और हमारे स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट हैं। होआपोनो या इस जैसी कोई भी तकनीक पेशावर चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक उपचार का विकल्प नहीं है। ये एक पूरक अभ्यास है। हाँ, एक अतिरिक्त उपकरण। अगर कोई व्यक्ति गहरे सदमे, डिप्रेशन या किसी गंभीर मानसिक या शारीरिक बीमारी से गुजर रहा है तो उसे पेशेवर मदद लेना ही चाहिए। इसे जादू की गोली समझना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और एक और बात है संतुलन की। जब हम इस तरह का गहरा भावनात्मक और ऊर्जावान काम कर रहे होते हैं तो शारीरिक रूप से जमीन से जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है। स्रोत इस पर जोर देते हैं। जैसे कि प्रकृति में घूमना, बागवानी करना या बस घास पर नंगे पैर खड़ा होना। ये गतिविधियां हमें ऊर्जावान रूप से स्थिर रखने में मदद करती हैं। तो सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास करना और अपनी शारीरिक वास्तविकता को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है? नहीं, वो असंतुलन पैदा कर सकता है। तो मतलब साफ है,
ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और सारी दिक्कतें गायब। नहीं। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी, आत्म जागरूकता और लगातार अभ्यास का एक गहरा रास्ता है। आज हमने होओपोनोपोनो की दुनिया की गहराई से पड़ताल की, एक ऐसी तकनीक जो प्राचीन हवाईयन ज्ञान को आधुनिक न्यूरोसाइंस से जोड़ती है। हमने डॉक्टर ह्यू लेन की उस अविश्वसनीय कहानी से शुरुआत की और ये समझने की कोशिश की कि कैसे सिर्फ खुद पर काम करके बाहरी दुनिया को बदला जा सकता है। हमने देखा कि कैसे 4 सरल वाक्य, स्वीकृति, क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम, हमारे अवचेतन में जमे हुए पुराने डेटा को साफ करके हमारी हकीकत को बदलने की क्षमता रखते हैं। और ये सब एक शक्तिशाली विचार पर टिका है कि बाहरी दुनिया को दोष देने के बजाय अपने जीवन के हर पहलू की 100% जिम्मेदारी लेना। इस बातचीत को खत्म करने के लिए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जरूर। होओपोनोपोनो का सिद्धांत कहता है कि हम अपने जीवन में अनुभव की जाने वाली हर चीज के लिए 100% जिम्मेदार हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बुरी घटना हमारी गलती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसे ठीक करने और उससे सीखने की शक्ति भी हमारे भीतर ही मौजूद है। अगर हमारी चेतना ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है, तो आज हम अपने भीतर ऐसा क्या ठीक करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं जिससे हमारी बाहरी दुनिया में भी थोड़ी और शांति और प्रेम आ सके।